तो नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जीन पियाजे के ऊपर बेस्ड है। आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो सीटेट का एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीन पियाजे से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो थ्योरी है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर ये आपके भाई का चैनल है, ये जहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर जीन पियाजे। ठीक, इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में और आप लोगों को समझ में आएगा कि किस किस तरीके से इन्होंने, इनकी जो थ्योरी है किस तरीके से काम करती है। ठीक है, देखो जीन पियाजे के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे, कहाँ के थे। तो जीन पियाजे एक प्रसिद्ध, यहाँ पर स्विस लिखा है, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के दिमागी विकास पर अध्ययन किया था। बच्चा किस तरीके से सोचता है, सोचने की जो उसकी क्षमता होती है, जो चरण होती है, कितनी एज के बाद उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, उन सब सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने भाषा को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, जबकि लेव वाइगोस्की जो हमारे हैं, उन्होंने भाषा समाज से इंटरेक्ट करके भाषा को सीखेगा। इन्होंने अपना जो है, इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। उनके अनुसार बच्चों का दिमाग 4 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जाता है। इनके अनुसार इनका कहना है कि बच्चा जो है 4 चरण जो इन्होंने दिए हैं, इन्हीं चरण से होकर के गुजरता है और अपना जो संज्ञानात्मक विकास है वो करता है। अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण। देखो, इन्होंने 4 चरण दिए हैं और इनका ये मानना है कि इन्हीं 4 चरण से होकर के सारे बच्चे गुजरते हैं और वो अपने मानसिक संतुलन, जो उनका दिमाग है, सोचने की क्षमता है, वो इसी तरीके से डेवलप होती है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर है संवेदी गामक चरण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को याद रखना है जिससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, जो कि होता है 0 से 2 वर्ष। जो हमारा सेंसरी मोटर स्टेज होता है ये 0 से 2 वर्ष होता है। देखो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, बच्चा इस चरण में अपनी इंद्रियां, जो इंद्रियां होती हैं हमारी 5 तरीके की इंद्रियां होती हैं। ठीक है, आँख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में जब होता है तो बच्चा इन्हीं ज्ञानेंद्रियों का जो है उपयोग करता है। इंद्रियां जो होती हैं इनका उपयोग करके हमें संकेत देता है। तो 0 से 2 वर्ष जो हमारा संवेदी प्रेरणात्मक चरण जो होता है वो इसमें इस तरीके से बच्चा वर्क करता है। देखो इसकी अवधारणाएं क्या हैं। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है इसमें। देखो ये आपको याद रखना है। देखो इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो वस्तु स्थायित्व लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे वो भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। इस उम्र में बच्चा यह सीखता है कि अगर कोई वस्तु नज़र से हट जाती है तो वो पूरी तरह गायब नहीं होती है। बच्चे को ये समझ में आता है कि अगर कोई भी वस्तु हमारी नज़र से हट गई है तो पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। ठीक है, बच्चा ये समझता है 0 से 2 वर्ष के बीच में। कारण और प्रभाव का समझना, बच्चा यह समझने लगता है कि एक क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, जैसे खिलौना गिराने पर आवाज़ होती है। ठीक है, बच्चा कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता है चीज़ें और उसको ये समझ में आ जाता है कि हमें इस काम को करने पर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। धीरे धीरे चीज़ें समझने लगता है जब बच्चा हमारा 2 वर्ष का होता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड यहाँ पर स्टेज आती है पूर्व संक्रियात्मक चरण।
प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की हमारी स्टेज होती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इस उम्र में बच्चा बोलना सीखता है, ठीक है। जब 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो बोलना सीखने लगता है, और सोचने की क्षमता का विकास होता है। बच्चा अपने दिमाग से कुछ ना कुछ चीज़ें सोचने लगता है, लेकिन उसकी सोच में तर्क की कमी होती है। वो लॉजिक नहीं दे पाता है, तर्क नहीं कर पाता कि ये ऐसा है तो क्यों है। ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप नहीं होती हैं। बच्चा इस उम्र में बोलना सीखता है और सोचने की क्षमता का विकास करता है इस स्टेज में, 2 से 7 वर्ष के बीच में। इसकी देखो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। प्रतीकात्मक सोच, बच्चे के अंदर चीज़ों को प्रतीकों से जोड़ता है। जैसे बच्चा कहेगा कि अच्छा ये अगर हाथी है तो हाथी का प्रतीक वो कुछ अपने दिमाग में इस तरीके से बना लेगा जैसे खिलौना कार असली कार की तरह होती है, ठीक है। उसको लगेगा कि ये जो चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं ये सही में जो कार होती है उससे रिलेट करता है बच्चा। सिंबॉलिक थिंकिंग करने लगता है, ठीक है। निर्जीव को सजीव समझने लगता है। इस तरीके से वो इसकी सोच जो है डेवलप होती है। आत्म केंद्रित सोच क्या होती है, ईगोसेंट्रिक। बच्चे का दृष्टिकोण आत्म केंद्रित होता है, जिससे वह यह समझ नहीं पाता कि दूसरे लोग अलग तरह से सोच सकते हैं। देखो उसको ये समझ में नहीं आता कि जैसे हम सोच रहे हैं वही सही है, हम जैसे सोच पा रहे हैं यही सही है, बाकी और कोई अलग इनसे नहीं सोच सकता। बच्चों की ये अवधारणा बन जाती है। आत्म केंद्रित सोच जो होती है, ईगोसेंट्रिक बच्चे होते हैं। कौन सी उम्र में, 2 से 7 वर्ष के बीच में, ठीक है। यहाँ पर देखो एनिमिज्म, सॉरी यहाँ पर थोड़ा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। सर्वज्ञता, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि निर्जीव चीज़ों में भी जीवन होता है। देखो बच्चों को समझ नहीं है, देखो तर्क नहीं दे पा रहा है कि इस एज में बच्चा तर्क करना सीखता ही नहीं, उसके दिमाग का विकास होता है। जैसे कि गुड़िया दर्द में महसूस कर रही, देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 से 7 वर्ष के बीच में, तो वो गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलते हैं और उनको लगता है कि ये हमारी जो गुड़िया है इसको परेशानी है, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे, फिर डॉक्टर इलाज करेगा। तो उसको क्या लगता है कि हमारी गुड़िया के अंदर जान है। जिस तरीके से हम खेलते हैं, महसूस करते हैं चीज़ें, उसी तरीके से हमारी गुड़िया भी इस तरीके से सोचती होगी। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ समझ नहीं है कि इसके अंदर जान है नहीं है, तो बच्चे इस तरीके को नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक चरण, जो हमारा 7 से 11 वर्ष होता है। मूर्त इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, इस उम्र में बच्चे तर्क के आधार पर सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने लगते हैं। देखो इस उम्र में जो होता है, इस उम्र के बच्चों में क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। क्या रहती है, तर्क के आधार पर सोचने लगते हैं। अच्छा लॉजिक देते हैं, अच्छा अगर ये जिंदा है तो ये करेगा वो करेगा, मतलब विचार आने लगते हैं और लॉजिक दे पाते हैं सही तरीके से, सोचने लगते हैं। इसमें समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हल करने की जो क्षमता होती है वो विकसित करते हैं इस उम्र की स्टेज में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर संरक्षण, कंजर्वेशन। बच्चे यह समझने लगते हैं कि वस्तु का आकार बदलने पर भी उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता है। देखो बच्चे ये समझ जाते हैं कि अगर वस्तु का आकार बदलने पर भी उसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे पानी को एक गिलास से दूसरे गिलास में डालना, अगर 2 सेम गिलास हैं, मान लो एक बड़ा गिलास है और एक थोड़ा पतला है लेकिन उससे बड़ा है, तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी इसमें कि उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उसका आकार बदल दिया जाए, ठीक है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने लगते हैं बच्चे चीज़ों को समूह में बांट सकते हैं और उन्हें विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। बच्चों के समझ में आ जाता है कि कौन सी श्रेणी में हमें किस चीज़ों को रखना है और कौन सी श्रेणी में हम चीज़ों को रखने के बाद क्लासिफिकेशन सही तरीके से कर पाएंगे। देखो बच्चे जो होते हैं चीज़ों को समूह में बांट सकते हैं। उनकी जो विशेषता है, विशेषता जैसे मान लो एक सजीव है एक निर्जीव है, एक अगर मान लो तो उनको अगर क्लासिफिकेशन करने के लिए दिया जाए कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं, तो आसानी से कर पाएंगे कि ये इतनी सजीव वस्तुएं हैं और ये इतनी निर्जीव वस्तुएं हैं, तो उनको दोनों को अलग अलग कर पाएगा उनकी विशेषता के अकॉर्डिंग, ठीक है। श्रृंखला निर्माण, सीरिएशन,
इस उम्र में बच्चे चीज़ों को एक क्रम में व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। जैसे अगर बच्चों से कह दो कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा आकार या वजन के अनुसार अगर हम सीरिएशन करने के लिए बच्चों को देते हैं तो इस उम्र में सीख जाते हैं 7 से 11 वर्ष की उम्र में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 4th नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी 11 वर्ष या उससे अधिक होती है। इस स्टेज में क्या होता है आपको यह चीज़ समझ में आएगी। इसकी मुख्य विशेषता होती है इस उम्र में बच्चों की सोच अमूर्त और परिकल्पनात्मक हो जाती है। देखो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अमूर्त, जो चीज़ें हैं नहीं लेकिन वो रियलाइज़ कर रहा है, वो सोच रहा है कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसी होती होंगी, वो चीज़ें वो सोच रहा है अपने दिमाग में, ठीक है। जैसे बच्चों को राजा रानी की कहानियाँ सुनाई जाती है ना, या फिर बच्चे को हम लोग, जैसे हम ही लोग हैं, अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसके बाद हम बढ़िया, हमारे पास पैसा होगा, हम ये चीज़ करेंगे, हम घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे दिमाग में ये अमूर्त सोच डेवलप हो जाती है। हम सोच रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, तो यही होती है अमूर्त। इसीलिए इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अमूर्त तर्क, जो होती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होती है। बच्चे उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो वे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। देखो यहाँ पर कहने का मतलब वही है कि हम बच्चे जो होते हैं इस एज में वो चीज़ें सोच सकते हैं जो है नहीं, एक्चुअल में है नहीं, लेकिन वो दिमाग में अपने सोच सकता है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती होंगी, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो सोच सकता है अपने दिमाग में ही, है नहीं एक्चुअल में, लेकिन वो सोच सकता है, ठीक। उसके बाद है परिकल्पनात्मक निष्कर्षण तर्क, ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इस चरण में बच्चे परिकल्पना बनाकर, ठीक है, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और भविष्य में संभावित परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखो इस चरण में बच्चे क्या होता है, अपने दिमाग में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, दिमाग में ही चीज़ें सोच करके कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो इनका समाधान क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इनका सल्यूशन निकाल सकते हैं, तो ये फ्यूचर में जो परिणाम होने वाले हैं उनका अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर संभाव्य परिणाम, ठीक है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं बच्चे भावनाओं पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे जब सोचते हैं तो सोचते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें हों तो फिर ऐसा हो जाएगा, मेरी जॉब लगेगी, मैं टीचर बनने के बाद यहाँ पर घूम पाऊँगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं संभाव्य परिणाम। ये हमारी जो कौन सी स्टेज थी, यहाँ पर हमारी 4 स्टेज पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन चारों से हमारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, हम किस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है SPCF, ठीक, ये आपको याद रखना है। क्या करना है, ये आपको याद रखना है। आप कहोगे ये क्या मजाक है, देखो ये मजाक नहीं है, ये क्या है, S से मतलब सेंसरी, 0 से 2 स्टेज, P से प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, C का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है यहाँ पर, C का मतलब है कंक्रीट, मतलब मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। फॉर्मल मतलब औपचारिक। तो इस हिसाब से आपको क्रम भी याद रहेगा और आप नाम भी नहीं भूलेंगे। तो आपको इस तरीके से इन स्टेज को याद रखना है। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जीन पियाजे की जो मुख्य अवधारणाएं हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहले देखो यहाँ पर एसिमिलेशन, क्या है, आसमंजन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेना आप लोग। जब बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान में शामिल कर लेता है, जैसे बच्चे को हमने पढ़ा रखा है कि हमने पढ़ा रखा है कि किसी भी तथ्य के बारे में हमने पढ़ा रखा है कि बच्चा ऐसी ये चीज़ें होती हैं। बच्चा पहले से देखी गई कार की दूसरी तरह कारों को पहचान लेता है, ठीक है, जैसे ये उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है, बच्चा पहले से देखी गई कार की तरह दूसरी कारों को पहचान लेता है, ठीक है।
बच्चे को हमने पहले बता दिया कि कार ऐसी होती है, उसके बाद हमने दूसरा ज्ञान दिया, उसको बताया कि नहीं ऐसी भी कारें होती हैं। तो बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान में शामिल कर लेता है, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद है समायोजन, ठीक है, अकमेंडेशन। बच्चा नई जानकारी को समझने के लिए अपनी पुरानी समझ में बदलाव करता है। देखो हम अगर बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, बच्चे को जैसे हमने कार के बारे में बता दिया, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को हमें बताएंगे कि नहीं इस कार में ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, बच्चा यह सीखता है कि कार और ट्रक दोनों अलग अलग होते हैं, भले ही उनमें कुछ समानता हो। अब देखो बच्चे को समझ में आ रहा था कि कार में भी 4 पहिए होते हैं, ट्रक में भी 4 होते हैं, तो मतलब ये दोनों सेम होंगे, लेकिन नहीं, बच्चे को जो नई समझ दी गई है, नई जानकारी को समझने के लिए अपनी समझ में बदलाव करता है, ठीक है। जैसे बच्चे को कार में बता दिया गया कि इसमें इतने लोग बैठते हैं, इसका किस लिए यूज़ किया जाता है, ट्रक में हम लोग कोई भी सामान इधर अपनी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो इसके लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, नई जानकारी को समझने के लिए पुरानी समझ में बदलाव कर लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समायोजन, मतलब उसमें समाहित कर लिया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर संतुलन, इक्विलिब्रिएशन, ठीक, इक्विलिब्रिएशन। यह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने ज्ञान को संतुलित करता है ताकि वह नई जानकारी को समझ सके। देखो इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने ज्ञान को संतुलित करता है ताकि वह नई जानकारी को समझ सके। जब बच्चे को नई जानकारी पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाती, जैसे मान लो हमने बताया कि बच्चे को जो भी चीज़ें पढ़ाई है और नई चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो उससे वो कोई मेल नहीं खा रहा है, तो वह समायोजन करता है। क्या करता है, समायोजन करता है, उसमें उसको भी ऐड कर लेता है, जिससे विकास का नया चरण शुरू होता है। जैसे हमने बच्चे को बताया कार और ट्रक में ऐसी डिफरेंस होते हैं, तो क्या होता है, बच्चा क्या करेगा, अगर नहीं समझ पा रहा है तो उनका संतुलन बना लेगा, नहीं समझ पा रहा है तो उसको समायोजन कर लेगा, उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा और समझ लेगा कि हाँ इसमें ये होता है उसमें ये होता है। उसके बाद यहाँ पर हम जीन पियाजे का देखते हैं योगदान। शिक्षा में जीन पियाजे का योगदान क्या रहा है, हालांकि इससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं इसका। देखो पियाजे के अनुसार बच्चे को उनके अनुभवों के आधार पर सीखने का मौका देना चाहिए, बजाय सीधे तथ्यों को सिखाने के। ये एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। बच्चों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमता और आयु के अनुसार गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाहिए, ठीक है। इनके ये विचार हैं, इन्होंने ये सिद्धांत में बता रखा है। बच्चों को सीखने के लिए खेल और गतिविधियाँ जैसे सबसे अच्छा माध्यम होती हैं, जैसे पहेलियाँ हल कराना, ठीक है, एक्टिविटी करा के बच्चों को सिखाना, समूह गतिविधि आदि। ये हमारे क्या हैं, पॉजिटिव कीवर्ड भी हैं भाई, अगर इनको आप याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। शिक्षक को बच्चों की उनकी क्षमता के अनुसार क्या है, सेल्फ डिस्कवरी, स्वाध्याय के अवसर देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए, ताकि वे खुद सोच और समझ सकें। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, रचनावादी, ये एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने, अब देखो यहाँ पर देखो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रकार से अध्ययन पर आधारित है। यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे सीटेट में बनते हैं वो यहाँ पर शुरू होते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें, ऑप्शन हमारे इतना ही है, ऑप्शन हमारा वयस्कों का अध्ययन, जैसे ये लिखा है तो ऑप्शन इतना ही है, लेकिन मैंने उसके आगे एक लाइन एक्स्ट्रा रख रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अगर आप इसका मतलब पढ़ना चाहें कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है तो आप यहाँ से पढ़ सकें, इसलिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये आपके अच्छे से काम आने के लिए मैंने लिख रखा है कि भाई आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो, ठीक। चलो भाई शुरू करते हैं। तो इसका आपको आंसर बताना है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रकार से अध्ययन पर आधारित है, ठीक है। कि वयस्कों का अध्ययन कराते हैं, जीन पियाजे ने क्या किसका अध्ययन करना सिखाया, वयस्कों का अध्ययन किया क्या, या फिर किशोरों का अध्ययन किया, बच्चों का अध्ययन किया, सभी आयु वर्ग का अध्ययन किया। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इन्होंने जो 4 स्टेज दी थी उसमें कहीं पर सभी आयु के वर्ग के बच्चों का, मतलब सभी आयु में आने वाले लोगों का तो इन्होंने बताया नहीं कुछ, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक, ये भी
नहीं होगा। अब होगा तो होगा क्या, देखो यहाँ पर देखो क्या होगा। इन्होंने बताया वयस्कों का अध्ययन करना, नहीं भाई वयस्क नहीं, इन्होंने 4 स्टेज दी, 11 से अधिक। हालांकि 11 से अधिक का मतलब ये नहीं कि 70 साल के आप उसका आप करेंगे इसमें एनालिसिस, ठीक है, उसका नहीं करेंगे। किशोरों का अध्ययन, ये भी नहीं। आपने सिर्फ सिखाया है, इन्होंने सिर्फ सिखाया क्या है, बच्चों का अध्ययन। अपनी जो 4 स्टेज हैं उसमें सिर्फ बच्चों का अध्ययन करना सिखाया है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर देखो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की अवधारणा किस चरण में विकसित होती है, जो क्लासिफिकेशन की है। तो भैया देखो आपके सामने लिखे हैं सब, अब आप पढ़ो और उसके बाद मुझे आंसर बताओ। तो क्लासिफिकेशन की अवधारणा किस चरण में होती है, तो देखो क्लासिफिकेशन की जो हमारी अवस्था होती है वो हमारी जो तीसरी स्टेज होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक चरण। इसमें देखो लिखा है, इस चरण में बच्चे वर्गीकरण की क्षमता विकसित करते हैं और वे वस्तुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या लिखा है, मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे क्लासिफिकेशन करना सीख जाते हैं, वर्गीकरण कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस तरीके से वस्तुओं में चेंजेस कर सकते हैं, श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ये हमारा प्रत्यक्ष सिखावनियों के माध्यम से। इसका मतलब क्या है, पियाजे का मानना था कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक स्वनिर्देशित प्रक्रिया है, न केवल सिखावनियों के माध्यम से। तो ये भी हमारा भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। उनका एक ये नहीं मानना, इनका मानना तो ये था कि संज्ञानात्मक विकास के स्वनिर्देशित प्रक्रिया है, लेकिन ना केवल सिखावनियों के माध्यम से। नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं, सामाजिक संपर्क के माध्यम से। सामाजिक संपर्क का माध्यम यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि सामाजिक संपर्क की बात करते हैं हमारे लेव वाइगोत्स्की, जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आपको आइडिया तो ज़रूर होगा। उन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर स्वनिर्देशित अनुभवों के माध्यम से, ऑप्शन सी। पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनके स्वयं के अनुभवों के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही बात है, उनके स्वयं के माध्यम से होता है, जो अपने पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर लिखी है। लेकिन अगला भी पढ़ लेते हैं हम, खेल और कार्यों के माध्यम से। खेल बच्चों के विकास में सहायक होते हैं, लेकिन पियाजे का मानना था कि बच्चे का मुख्य संज्ञानात्मक विकास उनके अनुभवों पर आधारित होता है। देखो ये भी गलत है। उन्होंने कहा था इसके आधार पर भी होता है, ठीक है। किसके आधार पर होता है, बच्चों ने पियाजे ने कहा कि पियाजे के अनुसार बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उनके स्वयं के अनुभवों के माध्यम से होता है, जो ये अपने पर्यावरण से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग बताओ अगर आपको पता है। इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे गलत है। उसके बाद अगला हम यहाँ पर देखते हैं, श्रृंखला निर्माण किस चरण में सीखा जाता है, फोर्थ का। इसमें देखो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण, श्रृंखला सीरिएशन, बच्चा सीरियल वाइज चीज़ों को कब से करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक क्या होता है, इस चरण में बच्चे तर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वे श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया को समझने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है भाई, मान लेते हैं भाई। उसके बाद हम देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक चरण। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना सीखते हैं और रंग, आकार, अन्य विशेषताओं के आधार पर। तो देखो यहाँ पर सीरिएशन का मतलब ही क्या है, सीरियल वाइज लगा पाएँ, उनके आकार को देख करके, रंग को देख करके, उनके साइज को देख करके, ठीक है, सजीव निर्जीव, उनमें क्या कर पाएँ, एक सीरियल वाइज छोटा बड़ा इस तरीके से देख करके सीरियल वाइज लगा पाएँ। इसका मतलब तो यही होता है। खैर चलो उसके आगे हम देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक क्या होता है। इस चरण में बच्चे अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है, लेकिन श्रृंखला निर्माण की दक्षता पहले के चरण में विकसित होती है। गलत है भाई, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ते हैं, संवेदी प्रेरणात्मक चरण जो होता है हमारा, इस चरण में बच्चे शारीरिक कार्यों और इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, ना कि श्रृंखला निर्माण के संबंध, ठीक है भाई, इसमें ये सीखते हैं। इसका मतलब तो यही है भाई, लेकिन ये होगा नहीं। हमारा जो आंसर होगा वो आप ध्यान से पढ़ो, सीरिएशन किस चरण में होता है। तो सीरिएशन के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, मूर्त में क्या होता है,
बच्चे सीरियशन करना सीख जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं बच्चे सीरियल वाइज चीज़ों को उनके आकार, उनके रंग को देख करके लगा पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, उसके बाद है आत्म केंद्रिता। ठीक है, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर देखना है आत्म केंद्रीयता। ठीक, देखो मैं जो गलत है उनको मैं ब्लैक से करूँगा, उसके बाद जो सही है उसका मैं दूसरा एक कलर कर दूंगा। ठीक, आत्म केंद्रीयता, अरे ये क्या कर दिया मैंने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो इस कलर से मैं करता हूँ, देखता हूँ दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। चलो इससे मैं करता हूँ, बाकी चीज़ें इससे मैं करूँगा। ठीक, ठीक है। आत्म केंद्रिता, ईगो सेंट्रिक बच्चा कौन सी स्टेज में होता है, तो ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, आप पढ़िए उसके बाद आंसर करिए। देखो 0 से 2 वर्ष इसकी बात ही नहीं करेंगे, इसमें आप सेंसरी जो मोटर होती हैं, जो उसके संवेदी गामक जो इंद्रियां होती हैं, उनके माध्यम से बच्चा यहाँ पर एक्टिविटी करता है। और उसके बाद है यहाँ पर 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष वाले हमारी अवस्था कौन सी होती है, ये आपको मैंने अभी बता रखा था। इस चरण में बच्चे अपने दृष्टिकोण से ही चीज़ों को समझते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, बच्चा खुद की सुनेगा, सामने वाले की नहीं सुनेगा, सामने वाला बाहर में जाए उससे मतलब नहीं होता है। तो ये ऑप्शन मुझे लग रहा है। पढ़ लेते हैं आगे भी। 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विकसित होती है। ठीक है, और वे आत्म केंद्रित नहीं होते हैं। चलो ठीक है, आत्म केंद्रित नहीं होते हैं 7 से 11 वर्ष की, ये हमको समझ में आया। 11 वर्ष और उससे अधिक, इस आयु में बच्चे परिपक्व होते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को आसानी से समझने लगते हैं। ठीक है भाई, 11 वर्ष में। लेकिन हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ईगो सेंट्रिक किस एज में बच्चे होते हैं। तो ईगो सेंट्रिक की बात किस में लिखी गई है, ईगो सेंट्रिक की बात लिखी गई है हमारी, ये देखो आपका है ईगो सेंट्रिक की बात इसमें बी में लिखी गई है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलो भाई अगला देखते हैं। परिकल्पना निर्माण की क्षमता किस चरण में विकसित होती है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो पूर्व संक्रियात्मक चरण। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं भाई, घुमा देता है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गामक, तो आपको संवेदी गामक तो पता है, इसमें तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होगा नहीं होगा बताओ मुझे, इसमें तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, अगला आपका कौन सा सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद देखो पूर्व संक्रियात्मक, इस चरण में बच्चे केवल प्रतीक सोच सकते हैं लेकिन वे परिकल्पना नहीं बना सकते। यहाँ पर आपको परिकल्पना की बात की जा रही, तो परिकल्पना यहाँ पर बच्चा नहीं बना सकता। ठीक है, तो मूर्त में आते हैं हम। मूर्त में जब हम आएंगे तो मूर्त में इस चरण में बच्चे तर्क करते हैं लेकिन परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर सकते। इसमें आता है औपचारिक, जो 11 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं बच्चे, 11 या 11 से ऊपर, वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में आते हैं और वो क्या करते हैं, परिकल्पना करने लगते हैं कि अच्छा मेरी जॉब लगेगी तो मैं वहाँ रहूँगा, मैं उस लड़के से, मेरी जो ड्रीम गर्ल है उससे मैं शादी करूँगा, ऐसा करूँगा, वहाँ जाऊँगा, घूमूंगा, इस तरीके से परिकल्पना करने लगता है। ठीक है, चलो भाई संतुलन, संतुलन का अर्थ क्या है, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में मिलाना, इसका मतलब क्या होता है, आसंजन। संतुलन का यह मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, संतुलन का मतलब ये है ही नहीं। ठीक, नए और पुराने ज्ञान के बीच सामंजस्य, संतुलन का मतलब कि नए अनुभवों और ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना और समायोजित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो इसका पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर आप लोग सोचिएगा। संज्ञानात्मक विकास रोकना। ठीक, यह पियाजे के सिद्धांत के विपरीत, क्योंकि पियाजे का मानना था कि विकास निरंतर होता है। ठीक है, हाँ, विकास, इनका मानना था पियाजे का कि विकास निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो 7वें का हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है संतुलन, और संतुलन का मतलब है कि नए अनुभवों और ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ने और समायोजित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर उसको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो वो क्या करेगा, पुराने ज्ञान के साथ में इसको जोड़ देगा, समायोजन कर लेगा, जो कि हमने पढ़ा भी था। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी।
उसके बाद सिंबॉलिक थिंकिंग किस चरण में होती है? बच्चा समझने लगता है, कौन सी उम्र में समझता है कि ये प्रतीक समझने लगता है बच्चा, कौन सी एज में? आपको इसका आंसर देना है। संवेदीगामक तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए आप तो समझ ही रहे हैं कि संवेदीगामक में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है पूर्व संक्रियात्मक चरण, जो हमारी 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक सोच, जैसे खिलौना कार को असली कार समझना विकसित करते हैं। जैसे बच्चों को लगता है कि ये जो हमारी कार है, जो खिलौने वाली कार है, ये क्या है, रियल कार है, ये भी चलेगी। तो बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं। उनको ये लगता है कि हाँ, ये जो हमारे पास खिलौना है ये रियल है, तो ये चलेगी भी, और वो चलाते भी हैं, खेलते भी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक, पूर्व संक्रियात्मक चरण, 8वें का बी, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत संरक्षण, कंजर्वेशन का सिद्धांत किस चरण के लिए वैलिड है? मतलब ये समझो ऐसे किस चरण में होता है। तो यहाँ पर देखो 9 का हमारा कौन सा सही होगा? पूर्व संक्रियात्मक नहीं हो सकता, कंजर्वेशन का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। देखो इसका जो भी आंसर है आप लोग बताओ, और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका देखो विवरण हमने लिख रखा है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये आपकी हेल्प के लिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरीके के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि अगर ये नोट्स की PDF आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये PDF मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखो मूर्त संक्रियात्मक चरण नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन कौन सा बताओ भाई, कमेंट करके जल्दी। मूर्त संक्रियात्मक चरण ही हमारा सही होगा। क्यों सही होगा भाई? देखो इस वस्तु का आकार बदलने पर भी उसकी मात्रा नहीं बदलती है, बच्चा ये समझ जाता है। पानी का स्तर अलग आकार के ग्लास में समान रहेगा, ठीक, बच्चा ये समझ जाता है मूर्त संक्रियात्मक चरण में। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर 10 नंबर। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने वातावरण के बारे में जानकारी किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं? वातावरण के बारे में जानकारी किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है। क्या वो संगठन, क्या वो आसंजन है, क्या वो समायोजन है? तो मुझे तो लग रहा है सारे हैं, जो कि आप पढ़ भी सकते हैं नीचे। पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान की 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आसंजन जो पुराने ज्ञान को नई जानकारी में समाहित करने का काम करता है, और समायोजन जो नए अनुभवों के अनुसार पुराने ज्ञान में बदलाव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10वें का हमारा डी, उपरोक्त सभी ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अरे ये क्या बना दिया मैंने, ठीक, चलो मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक, उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। उसके बाद हमारा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ईगोसेंट्रिक की परिभाषा क्या है? आपको बताना है। बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है, क्या ये है? ऑप्शन बी हमारा बच्चा केवल अपनी दृष्टि से सोचता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब तो यही है कि वो हम भैया, देखो लोगों में होता ना ईगो, कि भाई मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं किसी ईगो के आड़े आ गया यार। बच्चा, यहाँ पर तुम बात कर रहे हैं बच्चे की, जब बड़ों में होता है तो बच्चे तो भाई बच्चे हैं, वो क्या समझेंगे, है ना। तो उनका क्या मतलब होता है कि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, बस वही सही है, बाकी दुनिया का मुझसे कोई मतलब नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, मैं जो कह रहा हूँ वही सही होगा। तो यहाँ पर सही कौन सा आंसर है ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर यही सही होगा, बच्चा केवल अपनी दृष्टि से सोचता है और वो दूसरों में क्या नहीं कर पाता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की सोच अमूर्त थिंकिंग की क्षमता किस चरण में होती है? अमूर्त जो थिंकिंग होती है, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, अपने दिमाग में परिकल्पना करता है, अच्छा सा जॉब लगेगी, फिर शादी करेंगे, बढ़िया अच्छे से हम लोग रहेंगे, फिर घूमने जाएंगे, ये सब चीज़ें किस में करता है? ये किस में करता है? ये करता है औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। मैंने आपको कितनी बार बताया है, शुरुआत से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, अब तो आपको रट गई होंगी चीज़ें। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है?
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के दौरान सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी, ये आपको बताना है। क्यों आसंजन है, समायोजन है, संतुलन है, प्रतीकात्मक सोच है, ये आपको बताना है। बताओ भाई। देखो इसमें आसंजन नहीं होगा। आसंजन का मतलब क्या होता है? समायोजन का मतलब क्या होता है? आसंजन मतलब जब हम बच्चे को नया ज्ञान देते हैं तो वो क्या करता है, ले लेता है भाई। समायोजन मतलब जब हम बच्चे को जो पुराना ज्ञान है उसमें हम नया ज्ञान देते हैं तो बच्चा समाहित कर लेता है अपने अंदर उस ज्ञान को भी। संतुलन मतलब बच्चा समझ नहीं पाता है दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन वो समायोजित करके रख लेता है, मतलब ज्ञान को ले लेता है। संतुलन तो मैंने आपको बता दिया। प्रतीकात्मक सोच से इसका यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं। तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा जो आंसर सही होगा वो हमारा संतुलन सही हो जाएगा, 13 का सी। ठीक, क्योंकि बात की जा रही संज्ञानात्मक विकास के दौरान अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा तब भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और उनको ऑब्जर्व करके समायोजन कर रहा है, चीज़ों का समायोजन कर रहा है, तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर समायोजन के लिए हो जाएगा ये संतुलन। ठीक, उसके बाद हमारा मूर्त संक्रियात्मक चरण, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, किस आयु में होता है? आपको यहाँ पर सीधा सीधा पूछ लिया है, आपको सिर्फ बताना है मूर्त संक्रियात्मक चरण की एज कौन सी होती है। तो 0 से 2 तो हमारी क्या होती है, सेंसरी मोटर वाली होती है, पूर्व नहीं संवेदीगामक। उसके बाद 2 से 7 वाली हमारी कौन सी होती है, बताओ भाई? हाँ, पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगी। मूर्त हमारी इसमें 7 से 11 में आ जाएगी, अमूर्त हमारी 11 से उससे अधिक आ जाएगी। तो इसका हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा मूर्त वाला, है ना, 7 से 11। ठीक है, उसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों के मानसिक विकास में प्रतीकात्मक सोच का मतलब क्या होता है? ठीक, क्या बच्चे दृश्य और श्रवण संकेतों का उपयोग करते हैं? क्या बच्चे केवल वास्तविक अनुभवों को ही समझते हैं? ऑप्शन सी, बच्चे किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप से अलग प्रतीकों के रूप में समझते हैं? क्या बच्चे केवल शारीरिक रूप से वस्तुओं का अनुभव करते हैं? इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा कि प्रतीकात्मक सोच का मतलब क्या है। बच्चे जो है किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप से अलग प्रतीकों के रूप में समझते हैं। प्रतीकों का मतलब यहाँ पर है तो प्रतीक वाला ही तो क्वेश्चन होगा। इस तरीके से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके आंसर को सही कर सकते हैं। प्रतीकात्मक सोच का मतलब होता है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं और प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, मतलब सोचते हैं और प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि एक खिलौना कार को असली कार के रूप में जैसे देखता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। समायोजन, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब क्या है, बच्चे नए अनुभव प्राप्त करते हैं तो वे अपने पुराने ज्ञान को उसमें बदल देते हैं। ठीक, मतलब ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसमें सुधार करते हैं ताकि वे नए अनुभवों को समझ सकें। बच्चे को हमने जो चीज़ें पहले पढ़ा रखी है, ठीक, और उसके बाद जब हम उसको नया अनुभव कराते हैं तो बच्चे पुराने ज्ञान को बदलते हैं या उसी में सुधार करते हैं, है ना, उसी में अपने ज्ञान में समायोजित कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, जिससे वो नए अनुभव को समझ सकें। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा ये हम जरा एक बार पढ़ेंगे। बच्चे नए अनुभवों के आधार पर अपनी सोच और ज्ञान में बदलाव करते हैं। बच्चे अपने पुराने ज्ञान को नई जानकारी में समाहित करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बच्चे किसी नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ते हैं। बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं। देखो ये तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल होने से रहा। ठीक, लेकिन अब आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा होगा। ठीक है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बच्चे, इसमें लिखा भी है नीचे ना, देखो यहाँ पर, नए अनुभवों के आधार पर अपनी सोच और ज्ञान में बदलाव करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी जीन पियाजे की क्लास कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्लास से पढ़ने में मज़ा आया होगा और इस तरीके की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों में जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं। उनको आज नहीं तो कल सीटेट देना ही है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी, फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे जो भी सेमेस्टर हो, आप अगर डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही।
ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और देखते रहो, सीटेट की तैयारी करते रहो ज़बरदस्त तरीके से। बाय बाय।